Any officer, set over me, even to the peril of my life. पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The principle of uncertainty that India do not retaliate has been taken away. बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो उनकी शहादत है उसका बदला हमने ले लिया। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ठीक एक साल पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया, जिसे भारतीय सेना ने अंजाम दिया। पिछले एक साल में सर्जिकल स्ट्राइक ये शब्द आपने सैकड़ों हजारों बार सुना होगा, पर आज तक कभी किसी ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। पहली बार किसी चैनल पर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान और अफसरों से खुद सुनिए कि उन्होंने कब, क्यों, कहां और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब उड़ी अटैक हुआ तो उस समय मैं 15 कोर में था। वहाँ पे मुझे बिहार रेजिमेंट के कुछ बंदे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उड़ी में उनके साथ ये हादसा हुआ। जो एक्यूरेट कैजुअलिटी थी उनकी तो उसका उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 बंदे उनके इस हादसे में कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो मैं थोड़ा शायद और गहराई से उनके बारे में जान सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअलिटी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे, तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फ़ौज के साथ और हम सब एक ही फ़ौज हैं और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ का इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक ख़तरनाक सीन था, तो इसलिए एज ए एसएफ सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमारे एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। जितना हमारे ऊपर वो कर रहे हैं तो अभी यानी कि हद से भी यानी ऊपर चला गया है, पानी अभी ऊपर है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके क्या है ऑर्डर मिलना चाहिए और जल्दी हमें इसका रिएक्ट करना चाहिए। जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं या कुछ जहाँ से यानी कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है।
हमने ये सारा हादसा हमने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार से। हमारे कोर कमांडर भी, जीओसी भी, हमारे ब्रिगेड कमांडर सब लोग बोल रहे थे कि यार ये करना है और ये आप लोगों को ही करना है। तो ये हमारे लिए जो फेथ हमें हमारे ऊपर वो दिखा रहे थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज़ थी। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा था बातचीत करके कि अब की बार जो होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और काफ़ी इलाकों में होगा। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए, हमारे चीफ साहब भी आए थे, हमारे आर्मी कमांडर और जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे सब लोग आए हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उन्हें बताया कि वी आर रेडी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब को रोल मिल गया था, लेकिन जगह, टाइम वो सब हमने फिक्स करना था। डायरेक्शन सबकी तरफ से एक ही था कि इसका बहुत ही मल्टीपल जगह पे और इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी हार्श और ये काफ़ी यादगार होना चाहिए। तब तक हमें ये पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। उसके बाद आते ही हमारे क्या मोबाइल जमा कर दिए गए। प्लानिंग कुछ ऐसे तैयार हो गए तो कुछ नहीं, उसका ये था कि कुछ होने वाला है कि हम अपने उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, यानी कि तैयारी उसमें थे। हमारी जो माइंड गेमिंग है, वॉर गेमिंग है, वो हमारी शुरू हो गई थी। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रुप्स, जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स अगले दिन से ही हमने शुरू कर दिया था। A to Z जितने भी लोग होते हैं सब चाहते हैं कि हम हर ऑपरेशन का हिस्सा हों। तो हमारे पास ऑप्शंस के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास सारी ट्रुप्स अवेलेबल हैं, बट सारे के सारी पूरी बटालियन नहीं जा सकती क्योंकि ऑपरेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लोग कुछ सेलेक्टेड ट्रुप्स ही अंदर लेके जाते हैं। 24 तारीख को मैं पहुंचने के बाद तो मुझे वहाँ पे जो मेरे स्किल थे उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी जो लड़के हैं सभी एक्सपर्ट होते हैं, हर एक स्किल में माहिर होते हैं, तो मुझे मेरे स्किल की वजह से सिलेक्ट किया गया था। मैं एक स्काउट मेडिको भी था, स्नाइपर भी था। मैं उस जो 28 डिव का एरिया था उसमें पहले भी रह चुका था और एरिया हमने देखा हुआ था वो। और दूसरा क्या, मैं मेडिकल में था, एक मेडिकल मेरा स्किल था, इसलिए मेरे को मेडिकल के तौर पे भी बुलाया गया और नेविगेशन भी लगाया गया उस रास्ते तक सभी पार्टी को पहुंचाने के लिए। उसमें कम्युनिकेशन, मेडिकल, वेपन, डेमोलिशन, सभी स्किल में एक एक बंदा हर स्क्वाड में, जैसे 7-8 बंदे एक स्क्वाड में हैं तो उसमें सभी में एक एक स्किल का मतलब जो कमांडो है माहिर होता है। सभी स्किल्स के हमने एक ऐसा कंपोजिशन बनाया था जिसमें 3-4 पर्सन जो हैं वो डेमोलिशन क्वालिफाइड हों, 3-4 के आसपास मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, कुछ उसमें वेपन स्पेशलिस्ट हों या उसमें कुछ ऐसे हों जो आईडी स्पेशलिस्ट हों। तो इस प्रकार का एक कंपोजिशन जो हमने तैयार करना था। ट्रुप्स के सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने अपने टारगेट से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड जो अपना हमारा मिशन था उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की। उससे रिलेटेड जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, जितने भी हमें मैप्स की, जितने हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सारा हमने कलेक्ट किया। सर्जिकल स्ट्राइक की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट था उसका हम लोगों ने सैंड मॉडल, उसका जो सेम टारगेट जैसा कि हमें ग्राउंड पे मिलेगा ऐसा टारगेट हमने बनाया। फिर उसके ऊपर हमने वॉर गेमिंग की, जिसमें कि हमारे सारे के सारे ट्रुप्स जिन्होंने उसमें हिस्सा लेना था वो सारे बैठ के फिर पूरी रात हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे कि कहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम कैसे जाएंगे, कैसे इसे कंडक्ट करेंगे, कैसे इसे कैरी आउट करेंगे। और उसमें जितने भी कंटिजेंसी प्लानिंग सब कुछ हम लोगों ने उसे लगभग 2 रात और 2 दिन में बैठ के ये सारा प्लानिंग किया। मैं 28 डिव कुपवाड़ा वाली पार्टी में था, 19 डिव में बारामूला में है जो कि उन्होंने लिपा वैली में ऑपरेट करना था। तो 90 डिव बारामूला में अल्फ़ा और ब्रावो ऑपरेट कर रहे थे, वाड़ा में चार्ली और डेल्टा 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे, 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे। जो हमारी सबसे पहले थी वो हमारी थी प्रिलिमिनरी रेकी। जैसे कि हमारे जो टारगेट्स थे तो उन टारगेट्स पे जाने के लिए हमने लगभग 8 दिन पहले से ही अपनी रेकी टीम जो होती है हमारी CTR जिसे हम बोलते हैं, क्लोज टारगेट रेकी टीम, तो हमारी अलग अलग 4 से 5 क्लोज टारगेट रेकी टीम अलग अलग डायरेक्शंस थे जो हमारे टारगेट की प्रिलिमिनरी रेकी के लिए गई।
ये हमारी एक क्लोज टारगेट रैकी पार्टी थी जो लगभग शायद 22 तारीख के लगभग निकल चुकी थी और 24 को दोबारा वापस अपनी लोकेशन में आ गई थी। तो इन्होंने वहाँ पे जाके दोबारा सर्वेलेंस किया, उस टारगेट को अपने ऑब्जर्व में रखा और वहाँ पे देखा कि अभी जो एक लॉन्च पैड जहाँ से मिलिटेंट आगे क्रॉस होते थे और इन्फिल्ट्रेट करते थे वैली में आने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पे जो नफरी काउंट की तो मैक्सिमम वहाँ पे 15 से 20 तो उनके जो मुजाहिदीन बोल सकते हैं हम उसको कि मुजाहिदीन थे और बाकी जो 5-7 जो एक रेगुलर आर्मी के टाइप बंदे थे। जब ये टीम हमारी वहाँ पे जाके टारगेट को कंफर्म करके वापस आई, फिर उसके बाद हम पोस्ट के अंदर ही किसी सीक्रेट रूम में जाके फिर हमने वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में एरिया स्पेसिफिक, टारगेट स्पेसिफिक, फिर हमने वहाँ पे उसकी ब्रीफिंग और फिर उसका जो फाइनल जो हमारा प्लानिंग था वो उसे कंडक्ट किया। फिर हमारे सीओ साहब के डायरेक्शंस के अनुसार फिर हम लोगों ने अपना इंडक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद जो ग्राउंड पे कमांडर थे जो कि हमारे टीम कमांडर थे, तो टीम कमांडर ने आगे का प्लान बताया। फिर वहाँ से हम लोगों ने हेप्टर के साथ अपना इंडक्शन किया और फिर हम लोग अपने जो डिव लोकेशंस की जो बेसिस थी वहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ियाँ ली, जो सिविल गाड़ियाँ भी कुछ एक लगी हुई थी, कुछ एक फौजी गाड़ियाँ भी थी और ये सारा चीज़ जितना भी हमारा इंडक्शन का था ये सब हम लोग रात में कैरी आउट कर रहे थे। तो जितना भी व्हीकल मूव था उनकी सारी गाड़ियों की हम लोगों ने लाइट्स ऑफ कर रखी थी ताकि दूर से किसी को पता नहीं चले कि कोई यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। और उसी हिसाब से हमारे जो व्हीकल्स थे वो कैमोफ्लेज भी थे, जो फौजी व्हीकल्स थे और जो सिविल व्हीकल्स थे वो उन्हें वैसे भी पता नहीं चल पाता कि सिविल व्हीकल्स का कि ये किस चीज़ का है। तो जो हमारी मूव थी वो काफ़ी कंसील्ड थी और जितना भी मूव था हमारा इंडक्शन का वो सारा का सारा रात में था। हमारा इन्फिल्ट्रेशन या इंसर्शन जो हमारा था तो वो हमने स्कैटर्ड वे में किया था। हम लोग 3 दिन पहले कुछ पार्टी गई, कुछ पार्टी 2 दिन पहले गई, कुछ पार्टी बिल्कुल लास्ट डे गई जिस रात हमारा। तो जो हमारी सर्विलेंस टीम थी, जो रेकी टीम्स थी, वो हमारी लगभग 3 दिन पहले रात के टाइम पे ही निकल गई। जो हमारी सपोर्ट ग्रुप, जो हमारे बाकी पार्टीज़ थे वो लगभग 2 दिन पहले निकले और जो हमारी स्ट्राइक टीम्स थी वो बिल्कुल एक दिन पहले, लगभग 24 आवर्स पहले उन्होंने अपना मूव किया। रात को हमने मूव किया लगभग 11:30 बजे 27 को। तो कुछ पार्टी हमारी 11 बजे निकली, कुछ 11:15, कुछ 11:30, ऐसे हमने छोटे छोटे ट्रुपों में अपनी आगे पार्टियाँ भेजी। तो वहाँ से हम लोग जो हमारी LC की लास्ट पोस्ट थी वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पहले हमारे गाड़ियों ने ड्रॉप कर दिया। वहाँ से हमारे ट्रुप जैसे जो पार्टी पहुँचती थी हम लोग वहाँ से अपना अलग अलग मार्च करते गए। हम लोगों ने लगभग 2 से 3 और कुछ एक टारगेट्स के लिए 3 से 4 रूट का भी सिलेक्शन किया था और उसकी हमने क्लोज टारगेट रेकी भी की। उस रूट पे हम लोग चल के उस रूट पे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके आए कि हमें कहाँ से फायर करना है, कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, किस जगह पे हमारी सपोर्ट टीम लगेगी, किस जगह पे हमारी स्ट्राइक टीम जाएगी। तो ये सारा हमने अपना डिस्कशंस में और ये सारा चीज़ हमने ग्राउंड पे जाके इंश्योर करके आए थे। वो इतना डिफ़िकल्ट रूट था कि 70 डिग्री या 65-70 डिग्री का ग्रेडियंट था नीचे चढ़ने के लिए। जब हम गए तो हम कंटिन्यू रोप लगाते हुए गए वहाँ पर और छोटी छोटी टुकड़ियों में बिल्कुल प्रॉपर सर्वेलेंस करते हुए कि 1 घंटे में मुश्किल से 100 से 150 मीटर हम मूव कर पाए। सभी का लोड मैनेजमेंट बराबर था। अप्रोक्स 30 से 35 kg वेट था सभी के पास, जिसमें उसका आर्म्स, अम्युनिशन, खुद का इंडिविजुअल का पर्सनल सामान, क्लोथिंग, ये सब उसमें राशन। हमारे स्क्वाड में हम लोग अपना पर्टिकुलर स्क्वाड वेपन्स और अपना पर्सनल वेपन्स कैरी करके गए थे। तो हर एक वेपन का जितना भी एम्युनिशन होता है और जो इस ऑपरेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड था वो सारा का सारा एम्युनिशन, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो हमारे ग्रेनेड्स हों, चाहे वो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स के राउंड्स हो, तो वो सारा हम लोग इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने रक्सैक में कैरी कर लें। हमारे पास पर्सनल वेपन है, असाल्ट राइफल्स हैं अपनी। उसके बाद में स्पोर्ट वेपन में हमारे पास मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब है हमारे पास। हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन था और इंटरनल कम्युनिकेशन से हमने एक बेस कम्युनिकेशन बनाया हुआ था। बेस से हम अगर हमने कुछ लेना हो तो हम बेस से कॉन्टैक्ट कर सकते थे। बाकी दूसरी टीम से बेस का दूसरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट था।
UAVs ये काफ़ी हायर लेवल पे, हायर हेडक्वार्टर्स के लेवल पे मॉनिटर हो रहा था, जिसकी जानकारी इवन ऑन ग्राउंड काफ़ी ट्रूप्स को भी या हमें भी काफ़ी वेग नॉलेज ही था, बट हमें पता था कि UAVs विद हायर हेडक्वार्टर जो सबसे हमारा होता है, तो वहाँ से मॉनिटर किया जा रहा था ये सारा का सारा। जब हमने UAV को ऊपर उड़ते हुए देखा तो हमने टीम कमांडर साहब को इन्फॉर्म किया, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि ये पाकिस्तान की है कि हमारी है। फिर टीम कमांडर साहब ने बताया कि ये अपनी है, मतलब हम आड़ ले ली थी, उसको देख के हमने कि सारे के आड़ में हो गई, सारे छुप गए थे। लेकिन फिर टीम कमांडर साहब ने बोला चलते रहो, ये अपनी है। जो हमने ओपन पैच का एरिया था वो हमने क्या लेट लूट के, क्योंकि नीचे से उनका गांव था पाकिस्तान का, उधर से सामने दिखता था, लेकिन जो ओपन पैच था वो हम लेट के उसको रेंग के हमने पार कर दिया था। 28 को रात को 11 बजे के करीब उन्होंने एक हैवी फायर शुरू कर दिया, जो कि उनकी जो रूटीन फायर थी उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि हमने पहले उसे टारगेट को देख रखा था। तो वो क्या करते थे, कभी कभी रात को 10 बजे 11 बजे कोई रूटीन नहीं था, पर 2 या 3 राउंड फायर करते थे विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे में। पर उस दिन 11 बजे के बाद 28 तारीख को उन्होंने काफ़ी मात्रा में फायर करना हमारे तरफ शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं था कि हम डिटेक्ट हुए, वो उनको थोड़ा डर लग रहा था। वो लोग भी ऐसा लग रहा था हमें जैसे उन्हें भी पता हो कि हमारे ऊपर कुछ होने वाला है। तो हम लोग जब रात को मूव कर रहे थे तो वो लोग अपने जस्ट नीचे जो नाला होता है, तो नाले में वो लोग रात में 2-2 राउंड 3-3 राउंड डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे फायर करते थे। जैसे सेंट्री चेंज होते हैं तो सेंट्री चेंज पे फिर वो फायर करते हैं। तो वो लोग अपना फायर कर रहे थे, और एक रात पहले उन्होंने जो हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की थी, तो वो लोग भी काफ़ी डरे हुए थे, वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। फायरिंग की वजह साइकोलॉजिकल इफेक्ट था। बेसिकली वो लोग भी डरे हुए थे कि शायद उनके ऊपर कुछ होगा, तो वो पहले ही फायर करके दिखाना चाहते थे कि हम लोग तैयार हैं और यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। तो वो हमें डराने के लिए भी और खुद के दिल से डर निकालने के लिए भी फायरिंग कर रहे थे। हम 28 तारीख को लगभग 10:30-11 बजे उधर जहाँ हमारा टारगेट था उससे 200-300 मीटर पीछे थे। पीछे हमने होल्ड किया और उधर से हमने क्या दोबारा रेकी करना शुरू कर दी उनकी। हम लोग उनके सेंट्रीज को हम लोग देख पा रहे थे, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी जो घूम रही थी, तो उनके हथियार जैसे कि वो पीछे लेके घूम रहे थे अपने बैक पे। तो ये हम लोग ये सारा चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे। बस हमने जो डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग अपना स्ट्राइक करेंगे, तो हम लोग बस उस अपॉर्चुन टाइम का वेट कर रहे थे। जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी, जब हमें स्ट्राइक का टाइम आएगा, हम अपने टाइम के हिसाब से अपना सारा चीज़, अपना सारा एम, सब लोग एक साथ जहाँ पे भी हमें स्ट्राइक करना है उस चीज़ को देखते हुए फिर हम स्ट्राइक करेंगे। जैसा कि ये पोस्ट LC से ज़्यादा दूर नहीं था, तो यहाँ पे उनके मिलिटेंट्स आके यहीं से लॉन्च भी करते हैं वो। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जैसा मेरे सामने जो विजुअल था, बाकी टीमों का अलग अलग विजुअल था। जो सपोर्ट ग्रुप था तो वो लोग हो सकता है कि किसी अलग डायरेक्शन से देख रहे थे, हम लोग किसी अलग डायरेक्शन से देख रहे थे। तो उनको 10 से 12 और हमें अलग से 10 से 12, मतलब अलग अलग। तो हमने आपस में देखा कि ड्रेस किस टाइप का है, इससे हम स्ट्रेंथ का पता लगा सके कितने लोग हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से हमें अलग अलग, जितनी 7-8 पार्टियाँ थी, तो उनको अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल से देख रहे थे। तो हमें पोस्टों के बाहर घूमते हुए काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। जैसा कि टारगेट का जो लेआउट था, तो उसमें बहुत सारे उनके सेंट्री पोस्ट थे, उनके लिविंग एरिया थे, फिर रोड के दोनों साइड में टारगेट था। तो टारगेट में जैसा कि 2-3 दिन पहले हमने देखा कि 8 से 10 गाड़ियाँ आई, वहाँ से काफ़ी स्ट्रेंथ वहाँ से नीचे उतरी, और वो स्ट्रेंथ रोड के हमारी साइड में जंगल की तरफ वाले कुछ स्ट्रक्चर्स में वो वहाँ पे रुके हुए थे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये पर्टिकुलर लोकेशन से जहाँ पे ये लोग रुके हुए हैं, और हम लोग उस टारगेट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि हरकत किस हिसाब से कर रहे हैं। तो जैसा उनका तरीका था हथियार कैरी करने का, तो वो अपने बैक पे, तो शायद वो मुजाहिद या उनके जो इरेगुलर फोर्सेस होंगे शायद वो होंगे। और कुछ लोगों का जो ड्रेस था, जो उनके उन्होंने पहन रखे थे, जो पठानी सूट वगैरह जो उन्होंने डाल रखे थे, उससे हमें लग रहा था कि ये हो सकता है कि ये सारे मिलिटेंट्स वाले ग्रुप हैं। और उनके अलग अलग, जैसे कि जो ट्रैक सूट था तो वो शायद उनके मुजाहिद्स के थे, और जो पठानी सूट वगैरह में घूम रहे थे वो शायद उनके सारे के सारे मिलिटेंट्स थे। मुजाहिद्स के साथ वहाँ पे कुछ एक रेगुलर्स भी थे जो उनके पोस्ट को मैन कर रहे थे, जो वहाँ पे ड्यूटीज़ पे खड़े थे कुछ एक लोग, तो वो शायद रेगुलर आर्मी के थे। बाकी जो उनकी हरकतें थी, जो जिस टाइप से बॉडी लैंग्वेज से उन्हें उनके
हमें लग रहा था कि शायद ये मुजाहिद से हैं और बाकी लोगों का हमें लग रहा था कि ये आतंकवादी हैं। पठानी सूट में हमें 7-8 लोग दिख रहे थे जो बाहर बैठ के ताश वगैरह खेल रहे थे, और फिर कुछ लोग ट्रैक सूट में घूम रहे थे, 4-5 लोग। अप्रॉक्सीमेटली मे बी 30 से 40 लोग तो उस जगह पे थे, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स थे जो बने हुए थे तो 7 से 8 स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर 3-4 लोग भी हो तो लगभग वही 30 से 40 लोग वहाँ पे थे। हमारी जो मेन स्ट्राइक पार्टी थी वो बिल्कुल टारगेट के फ्रंट में थी। फ्रंट में सबसे जहाँ पे सेंट्री पोस्ट थी उसके बिल्कुल सामने हमारे लगभग स्नाइपर वहीं पे डिप्लॉय थे। जो मेन था कि संतरी को साइलेंट करना है, उसके दोनों तरफ हमारे रॉकेट लॉन्चर वाले डिप्लॉय थे, ताकि अगर वो उस पोस्ट में कोई और भी होता है कि एक बंदा साइलेंट कर दिया, हो सकता है उसके बगल में दूसरा सोया हो या दूसरा रिएक्शन के लिए पहुंच जाए, तो उस पोस्ट को ही बर्बाद करने के लिए स्नाइपर के दोनों बगल में हमारे जो रॉकेट लॉन्चर थे वो डिप्लॉय थे। और उसके अलावा जो LPOP जो उनकी पोस्टें थी वहाँ पे भी उनके जो HMG वगैरह लगी हुई थी, तो उसको कवर करने के लिए भी हमारे जो मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह है और एक रॉकेट लॉन्चर वहाँ पे भी डिप्लॉय था जो उसको कवर कर रहा था। तो एक तरह से हम स्टैंड लाइन भी नहीं बोल सकते, तो टारगेट को देख के हम लोग ऐसे भी नहीं सोच सके कि U शेप में थे या V शेप में थे। जिस तरह से हमारा टारगेट था हम उसी हिसाब से डिप्लॉय हो रखे थे। ये मॉर्निंग सुबह 29 की बात है, लगभग 6 बजे के करीब, क्योंकि हमें ना हमारे पास कोई साधन था टाइम देखने का। जो रेडियो सेट से हमें टाइम पास हो रहा था वही हमें टाइम पता था। तो UAV के हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, तो हमें पता था इस ऑपरेशन में UAV इन्वॉल्व होने वाला है। तो हमें थोड़ा पता चल गया कि अभी फायर शायद शुरू होने वाला है। हम लोग वैसे ही प्रिपेयर थे। तब तक हमारे मेजर साहब थे जो हमारे टीम कमांडर थे, उन्होंने हमें पास कर दिया कि ऑल पार्टी अभी रेडी हो जाओ। तो हम लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके सभी बैठ गए। फायरिंग के लिए पहले साहब ने बता दिया था, जो टीम कमांडर साहब थे, कि मैं इतने बजे रेडी कर दूंगा, उससे 15 मिनट पहले सारे रेडी हो जाएंगे। तो लगभग सुबह फर्स्ट लाइट में साहब ने एक बार रेडी कर दिया सभी पार्टी को, ऑल पार्टी को, कि सभी रेडी हो जाओ, अभी 15 मिनट में हमने फायर स्टार्ट करना है। जैसे ही फायर शुरू करना था तो टीम कमांडर साहब ने एक बार ऑल स्टेशन और गो 3, 2, 1 गो के ऊपर हमारा फायर शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले हमारा फायर था वो था संतरी के लिए। जो पोस्ट एक्टिव थी उनको साइलेंस करने के लिए जो संतरी थे उसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा पहले फायर डाला। उसके बाद हमारे जो रॉकेट लॉन्चर थे उन्होंने OR लीविंग थे, क्योंकि मैक्सिमम नफरी उनकी वहीं थी, सिविल ड्रेस में दिख रहे थे। तो सभी 2 बैरिक थी जो OR लीविंग थी वहाँ पे रह रहे थे। तो उसके बाद संतरी के बाद उन्होंने जो OR लीविंग थी उसको कवर किया। उसके बाद जो हमने खुद नाम दिया था एक ऑफिसर हट उसको कवर किया। और उसके बाद उनका जो एक कुक उसके पास एक लाइन थी जहाँ पे लगभग 5 या 6 लोग रहते थे, तो वहाँ पे हमने फायर किया। उसके बाद फिर हमारे सपोर्ट वेपन्स ने जब हमारा एक बार क्लियरेंस देने के बाद कि हाँ अब आप फायर कर सकते हो, तो उसके बाद हमारे सपोर्ट वेपन्स ने फायर किया। सपोर्ट वेपन्स का फायर उनके ऊपर हम लोगों ने इसलिए किया ताकि वो वहाँ से निकलें और जो भी अंदर हैं वो भी बाहर निकल के भागने की कोशिश करें, और फिर हम उन्हें अपने क्लोज रेंज में उन्हें एंगेज करते हैं। रॉकेट लॉन्चर के फायर से वो शायद उनका कैरोसिन था या कोई सिलेंडर टाइप था, जो उनकी कुक हाउस के पास जो लिविंग थी वहाँ पे फटा। फटने के बाद उस पूरी OR लिविंग में आग लग गई, जो कि हमें अपनी आंखों से भी दिख रही थी और काफ़ी दूर से भी देखी जा रही थी कि बहुत बड़ी बड़ी आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है वहाँ से। तो उसके अलावा उनके जो कुछ बैरल रखे हुए थे वहाँ पे जो तेल के लिए थे, शायद कुछ खाली भी थे उनमें, तो कुछ राउंड उनके ऊपर फायर किए ताकि और इम्पैक्ट मिले और धमाका हो तो और ज़्यादा शॉक में जाए। तो वहाँ पे उनके ऊपर फायर हुआ। उसके बाद वहाँ पे आग लगी और फिर लगभग हमने 10 से 15 मिनट के बीच में हमने फायर किया, 10 से 15 मिनट। तो वहाँ से फायर करने के बाद जो हमारी सबसे आगे पार्टी थी उसने लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर अपना फायर ख़त्म किया। वो वहाँ से पीछे इवैक्यूएट हुए। पीछे आने के बाद उन्होंने दोबारा आली जो उसके स्पॉट में जो स्पॉटिंग ग्रुप था हमारा, उसने दोबारा फायर शुरू किया। जब उन्होंने 4-5 मिनट लगभग फायर किया तो वो पीछे हटे, फिर दोबारा से इस ग्रुप ने फायर शुरू किया। जो कॉन्टैक्ट का हमारा ड्यूरेशन था, जो टाइम बहुत ही स्विफ्ट इंगेजमेंट था, अराउंड 15 से 20 मिनट का। उसके बाद फिर हमारी सपोर्ट टीम उनके ऊपर फायर डाल रही थी और जो हमें रिट्रीव करने की कोशिश कर रही थी,
क्योंकि फिर उनके भी फायर शुरू हो गए थे, उनके भी पीछे के पोस्टों से फायर शुरू हो गए थे और उन्होंने भी मोटर्स और हैवी कैलिबर के वेपन्स उन्होंने फायर करने शुरू कर दिए थे। हमारा लगभग 12 से 15 मिनट तक हमने फायर किया था, जो कि 12 से 15 मिनट तक हमने बहुत ज़्यादा तादाद में फायर कर दिया था। पोस्ट का जो हालात थे इस हालात से लगा नहीं कोई बचा होगा, उसके अंदर यानी कि लगभग 10 से 15 के बीच तो नजरें हो गई है। तो वहाँ पर कुछ बचा नहीं, पूरा आग धुआं सब, और 12 से 15 वहाँ पर जो थे ऑन स्पॉट 7-8 तो वहीं ख़त्म हो गए थे। मेरे ग्रुप में जो हमारा 4 बंदों का ग्रुप था, तो वही 7 से 8 लोगों को हमने वहाँ पे इंगेज किया था। तो उनकी 3 बैरिक हमने क्या वो बर्बाद कर दी थी, और एक उनका रिक्रेशन रूम था उसको भी बर्बाद कर दिया था। हमारे सपोर्ट वेपन्स भी फायर कर रहे थे, हमारे बाकी लोग भी थे, उन्होंने बंकर्स भी, बहुत सारे फुल डंप्स वगैरह ब्लास्ट हुआ। तो शायद कैजुअलिटीज़ का जो हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो बता रही थी हमारी, तो टोटल 70 to 80 ओवरऑल इन ऑल 3 to 4 टारगेट्स, और जो हमारे एरिया में उन्होंने लगभग 30 से 40 लोगों का बताया था। हमारा यहाँ पे एम कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं था, या हमारा एम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना नहीं था, और ना ही हमारा एम कोई प्रूफ लेके आना था। जहाँ पे हमें सिर्फ हमारे दिमाग में एक चीज़ था कि जैसे हमारे ऊपर स्ट्राइक किया गया था उड़ी में, हमें उस स्ट्राइक का बदला लेना है, और यहाँ पे हमें जितना भी रूथलेस हो सकते हैं उस हिसाब से हमें इनके ऊपर अपना रूथलेसनेस के साथ इन्हें स्ट्राइक करना है, और फिर उसके बाद हमें वापस आना है। 30 मिनट के करीब यानी कि उन्होंने अपना कार्रवाई शुरू कर दी थी, जो यानी कि जो इस तरफ पोस्ट है, जो दूर इस तरफ थी, जो टॉप में थी, लेकिन उनको हम ये नहीं, उनको पता नहीं था कि हम कहाँ पे यानी कि ये रिएक्ट कर रहे कहाँ से। तो उन्होंने अपना जो मोटर था वो वहाँ से मोटर फायर आना शुरू हो गया था हमारे ऊपर, और चंद एक जो अपने उनके पास HMG वगैरह इसके भी फायर आना शुरू हो गया, लेकिन वो हमारे ऊपर से जा रहा था, हम नीचे जंगल में। तो हमें जब अपनी पोस्ट के अंदर जाना है तब हमें प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी पोस्टें थी, वहाँ से हमारे ऊपर काफ़ी फायर आ रहा था, मोटर का भी फायर था, वो जनरल एरिया में था, और काफ़ी जो स्मॉल आर्म्स का या जो वेपन का वो हमारे सिर के ऊपर से ऐसे पत्तों में फायर लग रहा था। लग रहा था कि हाँ उन्होंने अभी दूसरी जो उनकी पोस्टें हैं वो अंदर फायर कर रहे हैं। हमने जो अल्टरनेटिव लिया, लेकिन जो जैसे भी नीलम वैली में तो वहाँ वाली पार्टी ने तो सेम रूट लिया था जो टिपिकल इससे लिया कि अभी जो वहाँ बैठे होंगे या कुछ बच्चे भी होंगे या जिन्हें रिएक्ट करना होगा, तो उनकी थिंकिंग रहेगी कोई भी आएगा यहाँ से आएगा तो नाले भागेगा, कोई सोचेगा कि हम नाले जाएंगे तो इसके ऊपर। तो उन्होंने कोशिश की होगी कि जितना हो सकता है फायर नाले में डालो। तो पहाड़ी जो अपना मेन बना हुआ था उन्होंने रिज लाइन से बल्ले धीरे अब जो ऊपर इन्फेंट्री डाली थी उनको हम पास कर रहे थे कि इस पोस्ट से हमारी तरफ फायर आ रहा है, तो वो ऊपर से उसको कवर करके दबा देते थे। तो थोड़ी देर के लिए वो चुप हो जाते थे, न्यूट्रलाइज हो जाते, तो हम उतनी देर में अपना वो एरिया था वो जल्दी से जल्दी कवर करके और ग्रोथ में हो जाते थे। हमारी 2 लोकेशन में आपको पता है कि हमने जो किया था, जो 90 डिव वाली बारामूला वाली टीम थी, वो एक एंकर हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा था, क्योंकि ये हमारे जो कमांडर थे, मेजर साहब थे, टीम कमांडर या CO साहब थे, उनको पता था कि हमने यहाँ पे एंकर बिठा रखा है। हमारा जो कि हम लोगों का जो कम्युनिकेशन था वो अपनी जो ट्रुप जा रखा था आगे टीम जो उसी में था। तो इन्होंने एक एंकर बना रखा था, जो हमारी 28 डिव कुपवाड़ा वाली पार्टी वहीं पर रिपोर्ट कर रही थी, जो 90 डिव है वो भी वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था कि बंदे सही है, यह टारगेट की सिचुएशन है, या जो 90 डिव वाले देख रहे थे वो उन्होंने वहाँ पे पास किया, ये ऑपरेशन सक्सेस है। और यहाँ जो 28 वाली है उन्होंने भी बताया कि ऑपरेशन सक्सेस है। हमने तो अपने निशान भी नहीं उधर छोड़े, जो हमारे ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह उनका हम जो निशान थे वो भी अपने साथ ही कैरी करके वापस लाए थे। और जब हम अपने एरिया में आए उधर टीम कमांडर साहब ने होल्ड कराया, और एक बार सबको छतरी तौर पे चेक किया कि बंदे पूरे हैं, कोई छूट तो नहीं गया। उसके बाद ओके रिपोर्ट दी साहब ने कि बंदे आल ओके हैं। वहाँ से लगभग थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें एक दोबारा धमाका सुनाई दिया। हम लोग तो फिर वहाँ पे दोबारा कवर में हो गए। हमने सोचा शायद कि ये इन्फिल्ट्रेशन रूट एक्चुअली वो, तो शायद हो सकता है कि कोई मिलिटेंट वहाँ से क्रॉस हो चुका हो और वहाँ पे हमारे ऊपर क्या दोबारा हमारा फायर कॉन्टैक्ट शुरू हो चुका हो। तो हमें तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि अभी वहाँ से हम उस रेंज से तो बाहर आ चुके हैं फायर के, पर अभी हमारा आगे फायर खुला है, तो इसका मतलब कोई हमारा कॉन्टैक्ट हो चुका है।
पर वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट नहीं था। हमारा एक लड़का था जो माइन कैजुअलिटी हो गया था, उसका पैर एक माइन में आ चुका था। तो वो रूट हमने कई बार पहले सेलेक्ट कर चुका है, वो रूट खुला हुआ था। हम लोग वहाँ से पहले भी कई बार आ जा चुके थे। तो हम बोल सकते हैं कि शायद उसकी किस्मत साथ नहीं दी, तो इसकी वजह से उसका माइन में पैर आ गया। जो इसका पैर उड़ा था उसके बड्डी ने फिर सेट में पास किया है कि माइन ब्लास्ट हो गया। फिर मैं और 2-3 बंदे और थे जो मेडिकल वाले थे, हम सारे इकट्ठे क्लोज हो गए। उसके बाद हमने उसका जो जूता था, जो पैर उड़ा हुआ था, जूता उसका खोला और जो एक्सोस्टेट मैंने पहले बताया, एक्सोस्टेट हम जो यूज़ करते हैं, वो एक्सोस्टेट को उसके पैर में हमने डाला, तोड़ के उसके पैर में डाल दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। उसके बाद हमने उसका फर्स्ट एड कर दिया और जो पेन किलर इंजेक्शन थे वो दे दिए और पेन किलर खाने के लिए भी दे दिया। हमने एक रिजर्व स्क्वाड रखा था जो इसी काम के लिए था एक्चुअली, कि जो अगर हमारी कैजुअलिटी होती है तो उसको वहाँ से हम वापस लेके जाने के लिए। पर वो स्क्वाड ऑलरेडी थोड़ा ऊपर जा चुका था, तो वहाँ से सिर्फ हमने एक बंदा बुलाया कि माइन एरिया है, सभी स्क्वाड आएगा तो हो सकता है हमारी और कैजुअलिटी हो सके। तो इसलिए हमने सिर्फ एक बंदा बुलाया जो स्ट्रेचर लेके वापस आया। हमने उसको स्ट्रेचर पे कैरी करने की कोशिश की, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि जो स्लोप था वो बहुत ज़्यादा था। और दूसरा क्या था कि अगर स्ट्रेचर कैरी करते तो मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, कम से कम दो बंदे चाहिए होते थे, तो उसमें तो और कैजुअलिटी होने का खतरा था। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि एक बंदे ने, सिंगल बंदे ने उस बंदे को जो उसका बैटल लोड था, हमने सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया दोबारा से, उसको खुद अपनी पीठ पे कैरी किया। और रोड इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम खुद नहीं अकेले सिंगल चल पा रहे थे, पर हमें उसको लेके चलना था। तो सभी बंदों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, आगे बंदे हेल्प कर रहे थे, इसको खींच भी रहे थे, तो उसको उठा के भी जैसे कोई थकता तो शिफ्ट भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम कैजुअलिटी हुआ तो वहाँ पे हमारा मोराल डाउन हुआ, जबकि वहाँ से हमारा मोराल और अप हो गया। और जैसे हम जो अभी तक उस ऑपरेशन में हमें थकान लगी थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी, कि हमें यही था कि हमें अपने बंदे को सेव करके ऊपर लेके जाना है और उसको जल्दी से जल्दी किसी फर्स्ट एड या किसी एमएच में पहुँचाना है। और जो कि हमारे मेजर साहब थे, जो टीम कमांडर थे, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ पास कर दी थी। तो जब तक हम अपनी पोस्ट के लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे थे, तब तो एक पार्टी ऊपर से नीचे आ चुकी थी हमें वहाँ से रिलीव करने के लिए कैजुअलिटी को। तो वहाँ से उन्होंने हमें रिलीव किया। तो जैसे ही हम ऊपर पोस्ट में पहुँचे और उसके विदिन 2 और 5 मिनट में हमारे हेली आ चुका था। तो हेली में उस लड़के को वहाँ से जल्दी इवैक्यूएट किया गया। हम लोग ऊपर पहुँचे और सभी ने एक साथ बैठे, थोड़ा रिलैक्स किया। हम अप्रोक्स हमारी जो फर्स्ट जो बॉडी थे वो अप्रोक्स 10:30 से 11 बजे के बीच में ऊपर मतलब बिल्कुल सेफ बंकर में पहुँच गए थे। तो उसी के कंटिन्यू पीछे हर गैप में मतलब हम इसीलिए छोटी टुकड़ियों में मूव कर रहे थे कि ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। बड़ा टारगेट दिखेगा तो हो सकता है फायर वहाँ पर कर दे, छोटा टारगेट है, एक बॉडी है तो वो फास्ट भी निकलेगा। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो लगभग पोस्ट में पहुंचने से पहले 10:30-11 बज चुके थे और हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी फायर हो रहा था, तो जिससे कि हम लोग मेक आउट कर सकते थे कि वहाँ पे आवाज़ें हो रही थी, ऊपर पत्ते गिर रहे थे टूट के। तो हम लोग मेक आउट कर सकते थे कि ये लोग उसके ऊपर जनरल एरिया में हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। बट वहाँ का जो फॉलिएज इतना डेंस था, कवर इतना ज़्यादा था, तो दे कुड नॉट ब्रिंग डाउन इफेक्टिव एंड एक्यूरेट फायर। जैसे कि हर टीम में 20 से 30 लोग थे, तो हर टीम में ऑफिसर और जेसीओ अराउंड 1/3 हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसमें ऑफिसर्स और जेसीओ थे। आइडली ऐसा नहीं होता है कभी। 29 को जब हम लोग वापस अपने लोकेशन में आए तब हमें हमारे बाकी जो साथी थे जो ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, जो हमारा वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें काफ़ी सारी बधाइयाँ दी, बोला कि बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया। और जो हमारे कमांडर्स थे उनके वो भी हम लोगों से पर्सनली मिलने के लिए आए उस जगह पे, और फिर उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा उन्हें फील हुआ और उन्होंने हमें भी बताया कि इट्स अ ग्रेट प्राइड मोमेंट। सो दिस वाज रियली ग्रेट टू नो। लगभग 2 बजे के करीब हम जो इंडियन पोस्ट थी वहाँ पे आ चुके थे। तो उन्होंने नॉर्मली, उनको भी इतना पता नहीं था क्योंकि वो भी नेटवर्क से कट ऑफ थे, तो उनको भी पता था कि ये ऑपरेशन करके आए। उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह रखा, हमने खाना खाया। तो वहाँ से लगभग 5:30 के करीब हम लोग शाम को 29 को हम वहाँ से मार्च कर गए। तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हमारे को दोबारा से रोका गया। तो उस समय हमें तो ऐसा लग रहा था कि चल थके हैं, थोड़ा अपनी लोकेशन में जाएंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे, पर उस समय हमें ब्रिगेड में रोका गया
तो सभी कुछ हमें अलग से तरीके से देख रहे हैं। वैसे तो अगर हम कहीं जाते हैं तो वैसे पैरा को तो सभी अलग से देखते हैं, पर क्या था उस दिन कुछ ज़्यादा ही अलग से देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं गुड सर अच्छा काम करके आए, वेरी गुड सर बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया। तो हमने सोचा हमें अपने ऑपरेशन के बारे में इतना पता नहीं जितना ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया, इतने बंदे कैजुअलिटी कर दिए उनके और इतने टेररिस्ट जो कैंप थे उड़ा दिए। तो तब तक हमें कुछ पता नहीं था। एक ब्रीफिंग हॉल था, वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब हमारे से मिलने आए, उन्होंने सभी को बधाई दी कि बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, सक्सेस रहा। और तो हमें फिर भी इतना पता नहीं था कि क्या हुआ है, कितना बड़े किस लेवल पे हुआ है। जब हम लोग अपने जो हेडक्वार्टर्स थे वहाँ से हमें जो भी बटालियंस मिल रही थी, जो भी एन रूट हमें जितनी भी बटालियंस मिली तो वो सब हमें काफ़ी मुबारकबाद दे रहे थे। वो अपने अपने लोकेशन पे बिठा के बोल रहे थे कि आज अभी आपको आगे नहीं जाना, अभी आपको हमारे पास ही रुकना है रात में, यहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट करोगे तभी जाओगे। तो हर जगह अच्छे से स्वागत किया जा रहा था। उसके बाद हमें बताया गया कि तुम लोग इस टाइम टीवी पे काफ़ी तुम्हारी चर्चा हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। एक्चुअली हमने तो उस ऑपरेशन का भी नाम सोचा नहीं था, जो कि आप जो मीडिया है या देशवासी है इन्होंने जो ऑलरेडी हमें एक नाम दे चुके थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है। तो वहाँ से उसके बाद हम लोग अपने लोकेशन में आए, तो वहाँ से GOC साहब भी ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे, उन्होंने भी हमें मुबारकबाद दी। तो लगभग 11 बजे के करीब हमने ब्रेक ऑफ किया रात को। हमें इतना नहीं पता था, तो सुबह उठ के जब हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो न्यूज़ TV के आगे बैठे, तब हमें पता चला कि ये मतलब कि काफ़ी बड़े लेवल पे हो चुका था। ये लगभग 30 के सुबह की बात है, तब हमें इस चीज़ का पता चला कि हमने ये जो ऑलरेडी 24 घंटे पहले हो चुका है उसके बारे में हम 24 घंटे बाद देख रहे थे। वंस वी वर टोल्ड कि ये TV पे भी आ रहा है, तो हमने फिर TV पे भी देखा तो कि ये चीज़ वहाँ पे लाइव बताया जा रहा है। एंड वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ी बहुत एनोमलीज थी, लाइक कि इस जगह पे, इस लोकेशंस पे, बट वी वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये इतना जल्दी इन्हें कैसे पता चल गया। हम जब वापस अपने एरिया में लोकेशन में पहुंच गए, उसके बाद जब टीवी लगाया, बाकी हमारी जो पार्टी बची हुई थी उन्होंने टीवी में देख रहे थे। जब उन्होंने टीवी में बताया हमें कि ऐसे ऐसे हो गया, तो हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. सेलिब्रेशन हमारा एक तरह से बोला तो उस दिन कुछ स्पेशली था, क्योंकि ऑलरेडी हम न्यूज़ में देख चुके थे, हमने एक बहुत बड़ा काम करके देश को दिया है। तो एक तरह से हम अपने गॉड का भी थैंक यू कर रहे थे कि हम सभी सेफ आ गए। तो उसके बाद हम लोग अपनी डीब्रीफिंग में गए, वहीं से हमारी पार्टी शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद बस हमारा बड़ा खाना वगैरह हुआ। काफ़ी जगह से बाद में भी हमें कंग्रेचुलेशन बोला जा रहा था कि बहुत अच्छा काम किया आपने, और सुन के भी हमें भी अच्छा लग रहा था कि हमने देश के लिए, अपने जवानों के लिए, उनकी शहादत के लिए हमने ये काम किया। उसी दिन फिर हमने वहाँ पे बड़ा खाना भी ऑर्गेनाइज़ किया, और फिर वहाँ पे जितने भी आसपास की जितनी बटालियंस थे तो उन सब के ऑफिसर्स और उन सब के इम्पोर्टेंट पर्सन सब लोग आके हम लोगों ने फिर वहाँ पे सेलिब्रेट की। नया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त तो हमें लगता था कि बदला हमने ले लिया, लेकिन उसके बाद उनकी हरकतें दोबारा ऐसी चलती रही, तो अभी दोबारा उनके साथ ऐसा करने का इरादा है कि अगर हाई इंफॉर्मेशन से दोबारा हमें परमिशन मिले तो दोबारा उनके साथ बदला। ऑलरेडी हम न्यूज़ में देख चुके थे, हमने एक बहुत बड़ा काम करके देश को दिया है। तो एक तरह से हम अपने गॉड का भी थैंक यू कर रहे थे कि हम सभी सेफ आ गए। और हम बता नहीं सके, पर हम जो हमारे उड़ी में बंदे शहीद हुए थे उनके घर वालों को हम सोचे थे कि कहीं एक मैसेज दे सके कि हमने जो आपके बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, कोई भी, तो हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमने आपके जो बंदे थे, जो उनकी शहादत है, उसका बदला हमने ले लिया है। लगभग हमने 2 दिन तक अपने मोबाइल्स किसी को हमने नहीं दिया, ताकि थोड़ा सा ये डाई डाउन हो जाए ये मैटर, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में चर्चे की चीज़ थी, और मैं नहीं चाहता था कि किसी की फैमिली या किसी को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो किसी भी साइड से, और उनका मोबाइल ट्रैक किया जाए या टैप किया जाए और किसी के लिए बाद में कोई प्रॉब्लम हो।
इसीलिए हमने मोबाइल में लगभग 2 दिन बाद दिए। हमने कहा कुछ एक ऑफिशियल नंबर्स थे जिनसे फिर हमने उनसे उनकी फैमिली से बात वगैरह करवाया था एंड दे वर एबल टू कम्युनिकेट। 28 को जब हम लोग लगभग दोपहर को 2 बजे के करीब हम लोग टारगेट से 200-300 मीटर की दूरी पे थे, तो वहाँ से हमें एक गांव दिख रहा था उनका। तो उस गांव में नॉर्मल एक्टिविटी उस दिन भी लोग खेतों में काम कर रहे थे, स्कूल था, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। जैसे बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं जैसे उसमें पढ़ाई चलती है, सेम उसी तरह टीचर बैठा था, लाइन लगी थी, बच्चे पढ़ रहे थे। और उस गांव में बिल्कुल नॉर्मल था कि कुछ ऐसा एक्टिविटी कुछ खास नहीं था कि जो हमारे ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम कर सकता था। और वैसे हम उनकी तरफ फायर तो कर सकते थे, पर हमने उस ड्यूरेशन में उनकी तरफ फायर नहीं किया, क्योंकि ये काम जो एक तरह से बोला जाए कि बुज़दिली का है कि छुप के फायर करना और सिविलियन के ऊपर फायर करना, ये मिलिटेंट करता है। हम लोग एक स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा काम है जो हमारे काम में हमारे देशवासियों के लिए जो हमें जो तंग करेगा, हमारे ऊपर अटैक करेगा, कि हम सिर्फ उसी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। ये कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी की थी, है और आगे भी रहेगी। तो इसके आगे भी इस प्रकार का कोई स्ट्राइक होने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा भ्रम किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। Indian Army is capable of doing even a bigger exercise with higher firepower capability. I appreciate the discipline the Prime Minister keeps. He virtually took all that offensive. There was abuses virtually thrown at him. I had to also face abuses, but उनके तरफ ज़्यादा कहाँ गई वो 56 इंच की छाती, ऐसे टाइप के very insulting remark, but he didn't get provoked. He didn't reveal anything. I think that discipline needs to be learned by everyone. आपने सुनी सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी उन जवानों और अफसरों की जुबानी जिन्होंने खुद सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया। ठीक 1 साल पहले जब इंडियन आर्मी के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का अनाउंसमेंट किया था, तब विपक्षी दल से लेकर पाकिस्तान तक ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। इंडिया न्यूज़ उरी में मारे गए उन सभी जवानों की शहादत को नमन करता है और उन जवानों और अफसरों की वीरता को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया सलाम करता है। जय हिंद।